नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज का पेपर तो आपका बहुत शानदार जानदार गया होगा, क्योंकि पेपर था बड़ा इजी। लेकिन बात ये होती है कि जब भी पेपर इजी दिखता है, यहाँ इजी पेपर के सामने टास्क ये होता है कि आपने उस पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया है, मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन या आंसर राइटिंग स्किल में आपने ये बात सीखी थी कि नहीं कि जो एमपीपीएससी या आयोग को अच्छा लगता है वैसा आंसर आप लिखें। अब प्रश्न ये उठेगा कि मैडम ये बताओ ना, आयोग को कैसे क्या अच्छा लगता है। बात तो कर दी कि आयोग को क्या अच्छा लगता है वैसा पेपर। तो इसके लिए शाम को 6 बजे हर क्वेश्चन का आंसर की कैसी फ्रेमिंग होनी थी, उसके लिए हम ये मिलेंगे आज ही शाम को 6 बजे। इसके पूरे आंसर राइटिंग स्किल या कैसा आंसर लिखना चाहिए था उसके लिए, क्योंकि पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 मेरे एमपीपीएससी मेंस के ही प्रश्न हैं जो मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं यहाँ पर आपको अच्छे से ठीक ठाक पढ़ाने की। तो इसी के आंसर राइटिंग के लिए हम शाम को 6 बजे लाइव मिलेंगे, तो देखना ना भूले। शाम को 6 बजे लाइव आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए था, और ये फॉर्मेट याद रखिएगा आगामी जो 2024 में बच्चे देने जा रहे हैं उसके लिए भी काम आएगा। तो चलिए एनालिसिस करते हैं, या मैं आपको रिव्यू दे दूं कि आज का पेपर हमारा क्या कैसा रहा उसके बारे में। तो सबसे पहले 3 मार्कर। आज से थोड़ा सा पेपर का जो पैटर्न होता है कल के पेपर से ही वैसे तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 3 मार्कर आपके जो आए 75 नंबर के, वहां पर देखिएगा कि प्रश्न कैसे आए। पहला प्रश्न पूछा दीर्घ संधि की परिभाषा दीजिए। सीधे सीधे प्रश्न था, दीर्घ संधि की परिभाषा आपको देना था। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, वृद्धि संधि का नियम बताइए, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ये पूरे ही जो प्रश्न थे वो सिलेबस के ऊपर ऊपर पोर्शन से आ गए थे, तो मुझे लगता है सारे बच्चे का ये जो फॉर्मेट है वो सही रहा होगा। लेकिन देखेंगे शाम को 6 बजे की कैसे लिखना था। प्रश्न बिल्कुल इजी, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यही है कि इजी है तो टास्क ये आ जाता है कि भैया हमने इसको लिखा कैसे है कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ले, या रिप्रेजेंटेशन क्या रखा है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए तो मिलने वाले हैं हम। अगला, त्रुटि पूर्वक या हंस पद चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। तो आपको 3 परिस्थिति बतानी थी हंस पद चिन्ह की, क्योंकि देखिए बाकी बच्चे ने भी लिखा होगा, उसने बस लिख दिया होगा एक ही आंसर कि यार त्रुटि पूर्वक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई चीज छूट जाती है या ये सब। लेकिन उसके अलावा भी 3 अलग अलग टाइप से इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता था, बात करेंगे शाम को। निर्देशन चिन्ह और योजक चिन्ह में अंतर क्या है, ये मेरी मतलब बोलूंगी तो फिर बोलोगे कि सभी क्लास से आ गया क्या। ठीक है, आ गया भैया, क्या करें। हम यहाँ पर इसको खेल खेल में सीखते थे कि निर्देशन चिन्ह कैसे लगाया जाता है और योजक चिन्ह में डिफरेंस क्या, और इसके साथ में एक और चिन्ह बताती थी ऐसे करके। याद होगा, जो मेरे क्लास का बच्चा होगा वो कोरिलेट कर लेता होगा। हम इन तीनों चिन्हों को एक साथ पढ़ते थे, और ये मैं बोला करती थी आपको, या बोला करती हूँ कि इसमें अंतर एक ना एक दिन जरूर आएगा। कभी नहीं आया आज तक, लेकिन आज अंतर पूछ लिया चिन्ह में, विराम चिन्ह में। पल्लवन से क्या आशय है, इजी प्रश्न, ये भी इजी है, लेकिन इसमें आंसर राइटिंग का थोड़ा सा खेल हो जाएगा कि कैसे आपने आंसर को रिप्रेजेंट किया कि आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। संक्षेपण से आपका क्या अभिप्राय है, विसर्ग संधि की परिभाषा, बड़ा ही इजी प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से क्या लाभ होते हैं। अब ये लाभ, क्या फायदा मिल जाएगा, क्या उद्देश्य है, तो हम अपन अपनी क्लास को इसी से स्टार्ट करते थे कि क्या फायदा है, क्या लाभ है। यण संधि का एक उदाहरण सहित, यण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। इजी। भाषा में मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, कहावतों से क्या अभिप्राय है। अनुवाद के संदर्भ में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा से क्या आशय है, रिपीटेड प्रश्न। अगला, गुण संधि को स्पष्ट कीजिए। विलोम शब्द किसे कहते हैं, लाटानुप्रास को उदाहरण देकर समझाइए। अनुवाद क्या है, अलंकार से क्या तात्पर्य है, विराम चिन्ह क्यों आवश्यक है, बड़ा इजी। उद्देश्य पूछा है, और उद्धरण चिन्ह कब लगाया जाता है, परिस्थिति पूछा है, और लाघव चिन्ह कहां पर प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा है। कहने का तात्पर्य ऊपर ऊपर प्रश्न बनाया है, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो टफ रहा हो। और यहाँ पर बच्चों का कहना यह कि मैम फुल आउट ऑफ फुल मिलने वाले हैं। आपकी बात मुझे लगता है सच हो जाएगी कि 75 में से 75 मिल सकते हैं, तो बेटा उड़ो मत, है ना। ये पेपर होता ही इसलिए है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर तुम्हारा इतना इजी पेपर है और तुम 120 130 नंबर ला रहे हो, तो कोई मतलब के नहीं है 120 130 नंबर, क्योंकि 1 2 3 तो बिगाड़ कर आए हो ना। ये तब काम का है, इतना इजी पेपर लाया आया है तो आप 150 से 170 नंबर लेकर आओ, तब बोलो कि बहुत शानदार पेपर है।
लाले पड़ेंगे इतने प्रश्न को लाने में, क्योंकि दिखने में बड़ा इजी है। मैं इसको इजी तब मानूंगी या मैं बोलूंगी ये हिंदी का पेपर आपका तब सार्थक कहलाएगा जब 1 2 3 की जो भरपाई है वो आप यहां से कर लो। क्योंकि 1 में आप हिस्ट्री बिगाड़ कर आए हो, 3 में आप क्वेश्चन छोड़ के आए हो, 40-45 नंबर के प्रश्न आप छोड़ के ही आ गए हो, है ना। तो भरपाई कौन करेगा? ये करेगा। और फिर तुमने एवरेज मार्किंग 120 130 भी ला लिया, जो कि अच्छे नंबर में शामिल होते हैं, तो भी मैं बोलूंगी नहीं, ये जो पेपर था वो 150 से 170 नंबर टच करने तक का था। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 170 भी लाएंगे। और एक बार आने तो दो किसी बच्चे को। अगर आयोग अब आरटीआई में या अपनी बोलना चाहिए आंसर की जारी नहीं कर रहा है, लेकिन देखना पक्का कई बच्चे ऐसे हैं जो 150 अबव नंबर ला चुके हैं। और अब 170 नंबर भी लिया जा सकता है हिंदी में। उसके पीछे मैंने रीजन बताया है, क्योंकि सिलेबस इतना प्री डिफाइन, इतना मॉडिफाई और मैथ्स जैसे नंबर देता है। तो यहाँ पर बच्चों का कहना ये था मैडम फुल आउट ऑफ फुल किया है हमने। बाकी अब देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन के नंबर कट जाएंगे तो ये नहीं पता। रिप्रेजेंटेशन में काटापीटी अगर नहीं करी होगी, राइटिंग बहुत अच्छी रखी होगी और अशुद्धि नहीं लिखी होगी, 3 चीज, क्योंकि हिंदी में इसके नंबर कटते हैं। खुद देखकर तो ऐसा लगता है कि यार पेपर मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन फुल आउट ऑफ फुल नंबर नहीं मिलते हैं 3 चीजों के कारण। राइटिंग खराब होने के कारण, अशुद्धि अगर गड़बड़ लिखी है तो फुल आउट ऑफ फुल नहीं लिखेंगे मिलेंगे, काटाफिटी करी है तो फुल आउट ऑफ फुल नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर 3 मार्कर बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले हैं तो लिखकर गारंटी दे सकती हूँ 75 में से 75 नंबर मिलेंगे, क्योंकि हम जब आरटीआई में कॉपी देखते थे हमें मिले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? रिपीटेड प्रश्न, आगे पूछ लिया तद्भव, आगे यहाँ पूछ लिया तत्सम किसे कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, मतलब इस बार उद्देश्य पूछा है, तो ये एक अच्छा कदम लगा इसका कि भैया क्यों पूछ रहा है ना। और ये क्यों का आंसर अगर सड़ा गला लिखोगे तो सड़े गले नंबर भी मिलेंगे। बात करेंगे शाम को कि क्या आंसर लिखना चाहिए था। अगला प्रश्न अलंकार का आ रहा है, यहाँ पर कोई अथवा नहीं है। शब्द अलंकार में उसने बड़ा ही इजी पूछा, अनुप्रास अलंकार का लक्षण बताइए, एक उदाहरण दीजिए। क्या लक्षण होता है अनुप्रास अलंकार का? ठीक है, आपको बताना था विथ एग्जाम्पल। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल इजी, कॉपी से आ गया। ठीक है, 6 का अनुप्रास को समझाइए, फिर इजी। यमक अलंकार किसे कहते हैं? इजी। श्लेष अलंकार की विशेषता लिखिए, इजी, क्योंकि मुझे लगता है अलंकार हटने वाला है, तो इस बार उसने बोला वैसे भी तो हटने वाला है। हर बार परेशान करता हूं एग्जाम्पल से, इस बार ऊपर ऊपर पूछता हूं, तो बड़ा इजी। ठीक है, अगला प्रश्न, उपमा अलंकार की विशेषता बताइए, इजी बता देते। पूर्णोपमा अलंकार का लक्षण बताइए, क्या लक्षण पाया जाता है? अगेन इजी। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन, भिक्षे संत सरोज वन, हर से लोचन भ्रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यूट्यूब पे डला हुआ है, चीख चीख कर गाया है, इसको देख लेना। या मैराथन क्लास कल देखने बोली थी, जाकर देख लेना, पूरे प्रश्न मैराथन क्लास के हैं। अब ये नहीं बोलूंगी कि हमारे नोट से आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो तो वक्त ठीक है और पढ़ने वाला बच्चा बताएगा वो कि क्या उसको फायदा मिला, अपन नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैराथन क्लास एक बार देख कर जाते, जो मैंने आपको कल बोला था, तो फायदा मिलता। एग्जाम्पल उसी से आ गया। ठीक है, रूपक अलंकार की विशेषता बताइए, अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद। ठीक है, चलिए इसमें देखिए पहला अनुवाद देखें, यहाँ पर क्या पूछता है? प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता है। प्रशासनिक, पारिभाषिक, शब्दावली और वाक्यांश से प्रश्न आ गया, जिसे मैंने शॉर्ट्स बनाकर डाला था, नेमी टिप्पणियां। और ये हमारी नेमी टिप्पणियों में से एक है। जब आप टिप्पण लेखन करते हो तो आपको ये टिप्पणी लिखना पड़ता है हिंदी और अंग्रेजी में। ये बार बार बताया है, अगेन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसका वीडियो डला हुआ है, आप देख लेना जाकर। ठीक है, प्लेलिस्ट में कि नेमी टिप्पणियां पेपर 6 पेपर 5 के लिए ये वीडियो डाला हुआ जो आपने कभी नहीं सुना होगा, है ना। तो ये आया है उसी में से सीधे सीधे, इसमें व्याकरण के रूल फॉलो नहीं होते कभी कभी। ठीक है, अगला, कृपया आदेश की पुष्टि करें, अगेन नेमी टिप्पण से आया है। अतिरिक्त ड्यूटी का भत्ता कितना है? अगेन। ठीक है, यथा प्रस्तावित कार्यवाही कीजिए, फ्री में डला हुआ है, शॉर्ट्स में जाकर देख लो, शॉर्ट्स में जाकर देखो, यही डला हुआ है। और एक होमवर्क पूछा था मैंने कि कमेंट करके बताओ, और एक बच्चे ने कमेंट करके लिखा भी है कि मैडम ये आंसर होगा। जब अंतिम निर्णय ना हो इसे स्थगित रखिए, जब तक अंतिम निर्णय ना हो इसे स्थगित रखिए, आया हुआ प्रश्न। अगेन अभी भी यूट्यूब पे फ्री डला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऐसा बोलते हो मैडम सब कुछ आ गया, आप बोलो दावा करो कि हमारे में से आया नहीं आया, तो भैया सिलेबस है, सिलेबस में से आएगा, है ना। लेकिन वही एग्जाम्पल आ जाए तो थोड़ा सा लगता है। ठीक है, खैर जाने दो। ठीक है, आ गया, बैठ गया अपना तुक्का, जो अपन ने फ्री में क्लास में लिखा था। पैसे नहीं देना है आपको इसके लिए, जो यूट्यूब में फ्री डला है, अगर आप उसी को देख लेते
तो आपका काम शायद हो जाता। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी। इन एंटिसिपेशन ऑफ योर अप्रूवल, वही चीज, नेमी टिप्पणी, ठीक है, प्लीज ट्रीट, ठीक है, दिस एज सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियल फॉर सिंपैथेटिक कंसिडरेशन, पुट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सारी जो अंग्रेजी की टिप्पणी आई है ये नेमी टिप्पणी आई है, याद ही रखेगा। अ ब्रीफ रिज्यूम ऑफ द केस इज गिवन इन कॉजिंग, ठीक है, पैराग्राफ्स। पांचों की पांचों चीजें जो हैं, जो आप प्रशासन में जाने के बाद में इन टिप्पणियों को या इन सेंटेंसेस को बोलेंगे, उससे प्रश्न आया। और लास्ट टाइम मैंने ये भी बोला था कि फ्रेजेस हो वो नहीं आएगा, ठीक है, या आ भी सकता है, वो आपके व्याकरणिक बोलना चाहिए अनुवाद में नहीं जाते हैं या टेंस के नियम में नहीं जाते हैं। नेमी टिप्पणियां आप बहुत अच्छे से करके जाइए, जिसे आप प्रशासनिक या कार्यालयीन अनुवाद के रूप में बोलते हैं, और वो अभी भी मेरे सामने ही रखी होगी अगर मैं आपको दिखाऊं तो। और ये बिल्कुल खुला हुआ रखा हुआ है पेज, अगर मैं आपको इसको बोलूं तो। हमारे इस पेज से आपको कुछ चीजें याद रखना है, जैसे मैंने इसके लिए आपको नोट्स बनाए थे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। कार्यालयीन अनुवाद हाथ से लिखा है, ठीक है, और ये चीज करवाई है बेटा। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार ये आपको बिलीव नहीं आता है, तो ये चीजें याद रखना। खैर, शाम को हम इसके आंसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगला आता है, ये देखिएगा, मतैक्य का संधि विच्छेद करिए। देशभक्ति में कौन सा समास है? अगला प्रश्न आ रहा है 2-2 नंबर। मतैक्य, ठीक है, आपको बताना था देशभक्ति में कौन सा समास है, सीधे सीधे। भरण का संधि विच्छेद करिए, सीधे सीधे आया प्रश्न। मनमौजी शब्द में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? ठीक है, भेद से प्रश्न आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए तो, नीरस शब्द में कौन सी संधि है? नीरस, ठीक है, याद रखो, छोटा ई बड़ा छोटा ई और छोटा ऊ, जब बड़ा ऊ और छोटा, गड़बड़ कर दिया क्या, छोटा ई छोटा ऊ जब बड़ा ई और बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब उसके सामने विसर्ग के सामने क्या हो, र हो, उसका नियम है। उसने पढ़ लिया, परीक्षा भी दे आया, परंतु आगे क्या होगा नहीं जानता। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम बताइए। आपको पूरे विराम चिन्हों के नाम लिखने थे। कोष्टक में बद्ध चिन्ह कौन सा है? एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है, वो आपको बताना था, इजी। या विषय में अधिबोधक का। ये धन अक की संधि कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। वधु धन उत्सव की संधि कीजिए और संधि का नाम बताइए। बड़ा इजी। दही बड़ा में कौन सा समास है? समास विग्रह करिए, बहुत इजी, ठीक है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आया है, एब्रीट्रेटर का हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। पृष्ठांकन शब्द का अंग्रेजी परिभाषा लिखिए। लेटर राइटिंग जब स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बोला था कि बेटा जितने भी लेटर हैं सबके अंग्रेजी याद कर लेना, और पूरी एक टेबल बनाई थी। लो, इस दिन के लिए बनाई थी। पृष्ठांकन चुपचाप एंडोर्समेंट लिख देते, काम खत्म। आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ लिखिए, इजी। हाथ सुरमनी बगल में करतनी कहावत का अर्थ लिखिए, और ये तो बहुत लोग दिखते हैं आपको। अनुमत शब्द का विलोम लिखिए, इजी। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द लिखो, ये भी मैं इजी में रखूंगी। कुंभकार शब्द का तद्भव लिखिए, बिल्कुल इजी, ठीक है। तालाब शब्द के दो पर्यायवाची लिखो, फिर इजी। इच्छा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखो, इजी। पत्थर शब्द का तत्सम लिखो, बिल्कुल इजी, कोई टफ नहीं है। हाँ, इजी बोलूंगी मैं। अब आपको नहीं पता तो आपको ये डायरेक्ट टफ लगेगा और नंबर देगा 0, क्योंकि अगर आपने इसका गलत लिख दिया या इसकी वर्तनी भी गलत लिख दी तो इसमें सबसे बड़ा टास्क यही है कि ये या तो फुल आउट ऑफ फुल नंबर देगा, 2 में से 2, 3 में से 3, ठीक है, ऐसे नंबर देगा, या 1 में से 1 नंबर देगा, हिंदी का जो भी पैटर्न रहता है। और अगर गलत हुआ तो डायरेक्ट 0, और ये टेबल फॉर्म वाले तो फुल आउट ऑफ फुल नंबर देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला था, किसी एक गद्यांश के प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। बड़ा ही शानदार। देश के अगणित मनुष्य यदि अज्ञान के अंधकार में डूब रहे हैं, यदि मनुष्यत्व विकास के सभी संभव पथ अवरुद्ध हो जाए, यदि अशिक्षा, न्याय, अपमान तथा शोषण में से जीवन संकुचित होता रहे, तब हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं आया भैया अपना, है ना। और अपठित गद्यांश का कोई क्लेम भी नहीं करता है, लेकिन पिछले बार अपठित गद्यांश अपने एग्जाम्पल में से आ गए थे, और हमने भी वो किसी बुक से बनाया था, एनसीईआरटी की बुक से कॉपी करवाया था और वो दिया था। ठीक है, तो इस बार भी देखा, ठीक है, लेकिन इसको आपको सॉल्व कर लिया होगा आपने। क्यों?
अगर आप देख रहे हैं तो इस बच्ची ने यही सॉल्व किया है, जो फ्रंट वाला है या पहले नंबर वाला है वही। इसके अथवा में था, हमारे विशाल देश में हिमालय की अत्यंत हिमराशि है जिसमें वशीधारा का जन्म है। ये प्रश्न रिपीटेड था, हिमालय वाला हमने करा है, ठीक है। लेकिन अपठित गद्यांश का कोई भरोसा नहीं होता क्योंकि नाम ही है अपठित गद्यांश, ठीक है। तो इसके लिए लो भैया खुश हो जाओ, मैं क्लेम नहीं कर रही कि हमारे पढ़ाई में से आया है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका बताया है जो आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर दे सकता है। अगला आ रहा है 7वां, यहाँ पर पल्लवन करना था आपको, 10 नंबर का है, और पल्लवन दोनों के दोनों बड़े इजी। सबे दिन होत न एक समान, या तो इसका पल्लवन करो या फिर विज्ञान मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ाता है और साहित्य से मानवता के उच्च शिखर पर। रिपीटेड। क्लास प्रोग्राम वाला कोई बच्चा बैठा है तो ईमानदारी से बताना, ये प्रश्न होमवर्क में दिया था। जिसने होमवर्क कर लिया और चेक करा लिया उसकी तो हो गई होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि विथ एग्जाम्पल, ठीक है, या इसको करंट अफेयर से भी जोड़ देते आप तो भी आपको बड़े अच्छे नंबर मिलते, ठीक है। और जिसने नहीं किया था वो बोलेगा काश यार मैडम ने जो है एग्जाम्पल दिया था होमवर्क के लिए वो कर देता, ठीक है। और बाकियों को तो मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक गद्यांश का 1/3 भाग में संक्षेपण करिए। फिर 2 अथवा है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के केवल 3 उपाय हैं, नम्रता, जिज्ञासा और सेवा। और भूल रहे हैं वास्तव में गुरु शिष्य क्या है। अब ना तो वैसे गुरु बचे हैं और ना ही वैसे स्टूडेंट बचे हैं, दोनों का अभाव है। क्यों ही अकेला स्टूडेंट को बोले, तो ये एमपीपीएससी याद दिला रहा है कि गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। बच्ची ने यही क्या किया है, अटेम्प्ट किया है संक्षेपण के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज काटनी पीटनी हो जाती, ठीक है। 1/3 भाग में कन्वर्ट करना जो था आसान था। इसके अथवा में दिया है, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब तक वह बहुत बढ़ जाता है तब उसकी प्राप्ति सानिध्य का उपयोग से जी भरता नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है। तो ये बड़ा अच्छा बोलना चाहिए। दोनों ही जो है वर्तमान के रियलिस्टिक संक्षेपण के उदाहरण इन्होंने शामिल करे थे, जिनमें से किसी एक को आपको 1/3 भाग में कन्वर्ट करके लिखना था। और हिंदी में केवल 8 प्रश्न आते हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, हालांकि हर टीचर जो भी सब्जेक्ट का होता है ये बात बोलता है। और आप फिर बोलोगे कि बताओ, क्लेम करो आपके कॉपी में से आया कि नहीं, इस बार बताओ। तो भैया आ गया, ठीक है, क्या करें। कोशिश करी थी कि पूरा पेपर बैठ जाए अपने में से या आपकी हिंदी में कुछ हेल्प हो सके, तो आ गया। वैसे तो हर हिंदी के टीचर ने यही चीज पढ़ाई होगी, लेकिन वही बोल रही हूँ, अगर इतना इजी पेपर है तो टास्क यहाँ पर सिर्फ ये है कि अगर इजी लग रहा है, बोल रहे हो इजी है, तो इजी की परिभाषा सुन लो, मिनिमम 150। अब बोल देना इजी है। अगर 150 अब ला रहे हो तब बोलना इजी है। 120 130 कोई भी ला लेगा, इस पेपर में सड़ा गला है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में जिस तरीके से आंसर राइटिंग आप करना है या आंसर राइटिंग की स्किल सीखी जाए या हिंदी में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लिए जाएं, इसको बताते हुए, या कैसा आयोग चाहता है कि आपका अगर आंसर ऐसा हो तो फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेंगे, इन सारी बात को कवर करते हुए एमपीपीएससी मेंस के पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर 5 और 6 दोनों का कोर्स जो है रुचिधर्मन पाठशाला में नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा यदि आप कोड यूज करते हैं रुचि मैम। साथ ही साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में अगर आप फ्री में इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो शाम को, ठीक है, या रात को 9 से 10 फ्री ऑफ कॉस्ट रुद्राणी सीरीज चल रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और एफएलटी 3 बार एमपीपीएससी प्री के कोर्स को जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एमपीपीएससी प्री का कोर्स 3 बार वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप अपने एनालिसिस के लिए टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो रुचिधर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पर रुद्राणी 1.1 सिविल सर्विसेज के लिए अवेलेबल है 599 में, और रुद्राणी 1.2 सिविल सर्विसेज प्लस फॉरेस्ट सर्विसेज जिसमें सी सेट का बहुत रोल रहता है, उसके पेपरों के साथ अवेलेबल है 699 में। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो अब भी रुचिधर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ कोशिश करी है कि उच्च गुणवत्ता के साथ में आपको पेपर 5 और पेपर 6 पढ़ाएं,
ठीक है। और मैराथन क्लास से कल भी बोला था, एक बार देख लेते पेपर आ जाता। और कल के पेपर के लिए बस यही कहूंगी कि जो मैंने इंपॉर्टेंट निबंध के टॉपिक्स बताए हैं, आपका अभी भी मैसेज आ रहा है कि मैम इंपॉर्टेंट निबंध के टॉपिक बता दीजिए, तो बेटा मैंने बहुत पहले इंपॉर्टेंट निबंध के टॉपिक्स जो हैं यूट्यूब पे बना के डाल दिए हैं, जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 6 की मैराथन क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप इन चीजों को नहीं देख सकते तो आप वहां से इसका लाभ ले सकते हैं। कल के और मेंस के लास्ट पेपर के लिए विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। वैसे थकान बहुत ज्यादा हो गई होगी, अभी तक पेपर लिखते लिखते हालत हो गई होगी खराब, थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब हो रही होगी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस। तो सारी चीजों को बस साइड में रखो, किनारे रखो, और एक पेपर के लिए और एनर्जी स्टोर करो। कल के पेपर के लिए विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। फिर उसके बाद घूमना फिरना, पेपर मिलाना। धन्यवाद।